नेपोटिज्म की बात बड़ी चलती है। अरे नेपोटिज्म है भी, और वो प्रोबेबली हर फील्ड के अंदर हो सकता है। आप भी अपने अपने जिस रिस्पेक्टिव फील्ड में, ये केवल पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म केवल बॉलीवुड का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एवरीवेयर। हर जगह रेफरेंसेस चलते हैं, हर जगह प्रेफरेंसेस चलते हैं, हर जगह पावरफुल पोजीशन के लोग अपने वालों को नीचे बनाना चाहते हैं। बट हमेशा एक चीज को याद रखें कि किस्मत एक बार चलती है, मेहनत बार बार चलती है। आपके पास अगर केवल किस्मत है, यानी किसी का ताकत, किसी का रेफरेंस, किसी की पावर एक बार कुर्सी पर चढ़ा सकती है, मगर कुर्सी पर बैठना सब कुछ नहीं होता। कुर्सी पर बने रहना, उस कुर्सी को बरकरार रखने में एफर्ट लगता है। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने बोला कि जब दूसरी बार तुम युद्ध जीत रहे थे तो वो तुम भाला मार के, तुम्हारा राज तिलक तो मैं 3 साल पहले ही कर चुका होता है, पर हर समय मुझे ये डर बना रहता कि धनानंद अगर अपनी पूरी ताकत के साथ और आया तो शायद तुम्हें हरा सकता है। तीसरी बार धनानंद जो अपनी आखिरी सांस लगा सकता था, वो आखिरी सांस में उतनी सेना के साथ उधर आया, और तुमने अब जब उसको भी हरा दिया तो अब मुझे कोई संदेह नहीं है, अब तुम ना केवल ये राजगद्दी पर बैठे हो, तुम सालों साल इस राजगद्दी पर रहोगे। एक और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे अपील करती है इनकी, और ये है विजन एंड कमिटमेंट की। देखिए, पहली चीज तो ये होती है कि हम ऊंचा सोचने से भी डरते हैं, और चलो ऊंचा सोच भी लें क्योंकि लोगों ने ऐसा बोला भाई इसमें तो कुछ पैसे लग नहीं रहे, तो ऊंचा जो हम सोचते हैं उसको प्रैक्टिकलिटी या उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चेंज नहीं कर पाते। आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ना केवल ऊंचा देखना, ऊंचा सोचना शुरू करो, और फिर जो सोचा है उसके कमिटमेंट के लिए फिर आज से, अभी से 20 साल बाद जहां पहुंचना है, आज से तैयारी होनी चाहिए। चाणक्य की ही एक कहानी से हमें देखने को मिलता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे, भारी मात्रा में विष उनको पिलाने की साजिश रची। ये इतना विष था कि एक सामान्य व्यक्ति अगर इसके शरीर में ये विष जाता, 15 मिनट से ज्यादा उसका शरीर इस विष को झेल नहीं पाता, इस पॉइजन को झेल नहीं पाता। पासी के चिकित्सक थे, वो आए, उन्होंने जांच करके उन्होंने बोला मैं आश्चर्य हूं, इस भारी मात्रा में विष दिया गया है, और विष भी जिस प्रकार का दिया गया है, 15 मिनट से ज्यादा ये शरीर झेल नहीं पाता। पहली बात तो 4 घंटे तक ये शरीर, जब तक मुझे आने का समय लगा, ये शरीर झेल कैसे पाया। और इसके बाद भी उन्होंने बोला कि जड़ी बूटियों के माध्यम से, हर्ब्स के थ्रू मैं ये बिल्कुल श्योर हूं कि 7 दिन के अंदर ये रिकवर कर जाएंगे। पर ये आश्चर्य कैसे, इनके शरीर की बनावट ऐसी कैसे, इतना शरीर इतना विष कंज्यूम कर गए। तब फिर कौटिल्य ने उन्हें बताया कि पिछले 20 वर्ष से मैं इनके खाने में एक बूंद जहर का मिला था, 1 ड्रॉप ऑफ पॉइजन, और इसकी मात्रा में धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा था। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों किया। इन्होंने बोला कि 20 साल पहले मुझे ये पता था कि जब ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो कई ऐसी ताकतें होंगी जो इसे विष देकर मारने की कोशिश करेंगी, तो मैंने तब से उसके प्रशिक्षण में ये जहर को डाइजेस्ट करने की भी इसके अंदर एबिलिटी रहे, मैंने उसके ऊपर काम किया। आप सोचिए ये व्यक्ति में क्या विजन होगा कि जब 14 साल के ये थे, छोटे से गांव से जब इनको यहाँ पे लिया था, कौटिल्य बोलते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट तो ये उस दिन से था जब मैंने ये कमिटमेंट किया था कि एक सामान्य व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठाऊंगा। जिस दिन मैंने चुनाव किया, चक्रवर्ती सम्राट तो उस दिन बन चुके थे। कितनी बढ़िया स्टोरी हमें धीरूभाई अंबानी की सुनने में आती है। धीरूभाई अंबानी बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के बनने के 20 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्री मेरी डायरी में आ चुकी थी। When he was working at petrol filling station, वो एक डायरी अपने साथ रखते थे। उस डायरी के अंदर वो लिखते थे कि मैं किस साल में क्या करूंगा, और वो बोलते हैं कि पूरी रिलायंस इंडस्ट्री अगले 25 साल की जो थी वो मेरी डायरी के अंदर आ चुकी थी। That was the vision and that was the confidence in the vision which he was having, कि 2005 में मैं टेलीकॉम में आऊँगा, 2006 में मैं इसमें आऊँगा, 2007 के अंदर मैं एक अपना सेलफोन लॉन्च करूँगा, 2008 में मैं पेट्रोकेमिकल में आऊँगा, 2009 में मैं स्टील इंडस्ट्री में आऊँगा। और उन्होंने बोला जैसा मैंने डायरी में लिखा था, 8,000 रुपए की नौकरी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में जब मैं करता था, जैसा मैंने लिखा था, मैंने वही एम्पायर बिल्ड किया। What level of vision and what level of commitment on that vision is required in order to create that big empire। 40,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया within no time। That was the level of success which he gained just because of commitment। Vision, foresightedness is again very important। धीरूभाई अंबानी की दूसरी
कहानी यह है कि एक रिपोर्टर ने धीरूभाई अंबानी से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? एक ऐसा प्रश्न जो शायद भारत के हर सफल व्यक्ति से पूछा जाता है, आपकी सफलता के पीछे राज क्या? और मुझे लगता है कि धीरूभाई अंबानी से बेहतर और कोई आंसर इसका दे भी नहीं सकता। उन्होंने रिपोर्टर से पूछा, व्हाट कैन यू सी बिहाइंड मी? रिपोर्टर ने बोला कि सर, देयर इज अ वॉल। This is the difference. Why I am successful. You are seeing a wall behind me. I know the art of seeing beyond it. वो बोलते तुम्हें मेरे पीछे क्या नजर आ रहा है? तो वो रिपोर्टर बोलता है कि सर एक दीवार नजर आ रही है। उन्होंने बोला बस यही फर्क है, यही मेरी सक्सेस का राज है। तुम्हें मेरे पीछे दीवार नजर आ रही है, मुझे इस दीवार के पार देखना आता है। What you cannot see at this point of time, I have that foresightedness to predict that. अगले 20 साल बाद मार्केट कहाँ होगा, किस चीज की डिमांड होगी, किस चीज के अंदर एंटर करना है, मेरे पास वो फोरसाइटेडनेस है। दैट इज व्हाई आई एम हियर। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है कॉन्सेप्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है दोनों में से? कोई बोलेगा प्रिंसिपल, कोई बोलेगा कॉन्सेप्ट। मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक सिद्धांत बनता है। कॉन्सेप्ट सिचुएशनल होता है, प्रिंसिपल यूनिवर्सल होता है, राइट? जैसे हम जब बोलते हैं कि लॉ बेसिक हमारे एक्शन इज वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे? लॉ, न्यूटन्स लॉ, राइट? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. A body tends to remain in its state of rest or motion until or unless any external force is applied on the body. ये सब पढ़ा है हम लोगों ने, न्यूटन्स के डिफरेंट लॉ, 3 लॉज हम लोगों ने पढ़े, राइट? दीज आर प्रिंसिपल्स। आप पूरे विश्व में इसको कहीं पे भी कैसे भी अप्लाई करने, ये एक जैसे अप्लाई होते। तो कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट जो सिचुएशनल होते हैं, कुछ होते हैं प्रिंसिपल्स। अब आप सोचें कि मैं धीरूभाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के या मुकेश अंबानी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं तो संभव है? अगर आप उससे कॉन्सेप्ट निकाल रहे हो तो नहीं, क्योंकि अगर आपके भी पीछे कोई 40,000 करोड़ रुपए आपके लिए छोड़ के गया हो, आपके भी वैसे फ्रेंड्स हो और आपका भी वैसा एटमॉस्फेयर हो जैसा मुकेश अंबानी को मिला, तो शायद वो किताब आपके काम की है। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट ना निकालते हुए यू ट्राई टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल्स। फिर इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रिंसिपल पे फोकस करें जो कि यूनिवर्सल होते हैं। प्रिंसिपल क्या है इस किताब में से? इतनी बड़ी किताब पढ़ी, उसके अंदर से एक प्रिंसिपल मैंने निकाला, दैट इज फोरसाइटेडनेस। व्हाट कैन यू सी बिहाइंड मी? देयर इज अ वॉल एंड आई नो द आर्ट ऑफ सीइंग बियॉन्ड इट। ये प्रिंसिपल। अब आप एक छोटी राशन शॉप चलाते हैं या एक मिड साइज बिजनेस है या एक डिसेंट कॉर्पोरेट है या एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या आप जॉब करते हैं, फोरसाइटेडनेस है, हर फील्ड में काम आएगी। ये एक चीज है जो उस किताब से निकाली। और इस कारण से आपकी भी अप्रोच में ये बोलूंगा, इफ यू रियली वांट टू डेवलप योरसेल्फ, कोई भी किताब, किसी की भी बात सुने, किसी की भी आप बायोपिक पढ़ें, देखें, आप हमेशा ये कोशिश करें कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं, इसने कब क्या किया वो नहीं, इन जनरल इसकी अप्रोच क्या थी, इसकी लाइफ को लेकर अप्रोच क्या थी, इसके डिसीजन मेकिंग की अप्रोच क्या थी, जब ये प्रॉब्लम में आया तो इसने किस तरीके से बिहेव किया। अगर मैंने वो चीज निकालना शुरू कर दी, दैट इज प्रिंसिपल। अब मेरा छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मैं वो अप्रोच, वो फोरसाइटेडनेस को अप्लाई करके लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं। एंड दैट इज व्हाई डोंट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स इन लाइफ। बारीकियों में मत जाओ, माइक्रो मैनेजमेंट में मत जाओ, मैक्रो पैरामीटर्स पे बात करो। छोटे छोटे चीजों को मैनेज करने में अपना टाइम, रिसोर्स, एनर्जी बर्बाद मत करो। एक ब्रॉडर लेवल पे टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच, दो चीजें होती हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? जीवन में जब कुछ बड़ा करना है, टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए। ऊपरी ऊपरी पैरामीटर पे रिसोर्स, टाइम, एनर्जी आप लगाइए और जिसमें इंपॉर्टेंट लगे उसमें ज्यादा दीजिए। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? जहां पे स्टेप बाय स्टेप एक छोटे छोटे माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब बॉटम अप अप्रोच आप लोग करेंगे, राइट, टाइम, रिसोर्स, एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगा, स्केल अप करने का चांस आपको नहीं होगा। Getting my point, everyone? Yes. So this is how we focus on these parameters. Now coming to the okay, coming to this last story. So दो राजा थे, एक राजा थे, उनके दो बेटे थे, दोनों इक्वली टैलेंटेड, राइट?
दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल, दोनों ट्विंस भी थे, तो एज वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। राजा चक्रवर्ती सम्राट, जैसा अभी मैंने बताया, चक्रवर्ती सम्राट दैट मीन्स 1 लाख गांव का राजा इज व्हाट इज चक्रवर्ती सम्राट। उनके सामने अभी दुविधा, दोनों में से किस पुत्र को राजपाट सौंपा जाए। बड़े दुविधा में, तो ये जाते हैं पास ही के ही एक आचार्य के पास, उनके पास जाके अपनी दुविधा बताते हैं कि महाराज बहुत बड़ी दुविधा है मेरे साथ, मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र इक्वली टैलेंटेड, इक्वल पोटेंशियल है, एज भी दोनों की लगभग एक बराबर है, इतना बड़ा राजपाट का भार किस पे दिया जाए। तो बोलते हैं कि इसमें कौन सी चिंता वाली बात है, कल सुबह दोनों पुत्रों को मेरे पास भेज दो, शाम तक ही मैं बता दूंगा दोनों में से किसको ये राजपाट सौंपा गया है। दोनों पुत्र अगले दिन ये ऋषिमुनि के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम बड़ा आलीशान, राजा का ही भेंट किया हुआ था। उन्होंने बोला कि भाई मेरा आश्रम बहुत बड़ा है, आगे प्रतियोगिता जो होगी उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, अभी तुम इस पूरे आश्रम का भ्रमण कर आओ। तो दोनों पुत्र आश्रम के भ्रमण के लिए जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि दोनों के हाथ में एक तेल से भरी चम्मच पकड़ाते हैं और बोलते हैं याद रहे इस पूरे भ्रमण के दौरान 1 बूंद तेल का भी इस आश्रम में नहीं गिरना चाहिए। तो जो आ गया महाराज, सुबह से शाम हो जाती है, बहुत बड़ा आलीशान आश्रम। जब वो वापस आते हैं तो वो आके पहले पुत्र से पूछते हैं, हाँ भाई तुम बताओ तुमने क्या देखा। तो बोलते हैं कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान केंद्रित था उस तेल पर। हाँ बस ये है महाराज कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने 1 बूंद तेल का भी आपके आश्रम में गिरने नहीं दिया। बहुत बढ़िया। दूसरे पुत्र से बोलते हैं, हाँ भाई तुम बताओ तुमने क्या देखा। तो उन्होंने बोला कि महाराज जैसे ही मैं इस आपके आश्रम से बाहर निकला तो मैंने दरवाजे देखे, उस दरवाजों के ऊपर, इस लकड़ी के दरवाजों पर करी हुई विभिन्न देशों की नक्काशियों को मैंने देखा। मैं बाहर गया, मैंने बागान देखा, उस बागान से आती महक को मैंने महसूस किया, आपके खेत खलियान, आपकी संपन्नता इस आश्रम की जो थी मैंने उसको महसूस किया। महाराज बस इस सब के अंदर एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई, इस पूरे भ्रमण में कुछ 12-15 तेल की बूंदें मुझसे आपके आश्रम में। तो बोलते हैं ठीक है। अगले दिन राज्य अभिषेक होता है दूसरे पुत्र